आवाज अच्छे था? कैन यू हियर मी गाइस? ओके, चलें। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन जो हैं ऐसे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हैं जिनकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो हमें क्या देंगे? अमाइनो एसिड्स देंगे। वो हमें क्या देंगे? या तो अमाइनो एसिड देंगे, या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड देंगे, या फिर अमाइनो एसिड के साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस ग्रुप देंगे। यानी प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स, तो आपके पास कोई भी प्रोटीन है, ठीक है, तो आप प्रोटीन की जब हाइड्रोलाइसिस करोगे एसिडिक कंडीशन में, तो प्रोटीन आपको तीन चीजें दे सकता है। नंबर वन, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, क्योंकि हर प्रोटीन से अमाइनो एसिड जरूर मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, या हमें अमाइनो एसिड के साथ उसका कोई डेरिवेटिव मिल जाएगा। तीसरा हमें जो मिल सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप मिल सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये क्या होता है? ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ प्रोटीन, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ठीक है। तो अगर हमें प्रोटीन से सिर्फ 1 और 2 मिलते हैं, ठीक है, तो अगर 1 और 2 मिलते हैं, ठीक है, तो इन प्रोटीन्स को कहते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन। तो व्हाट आर सिंपल प्रोटीन? विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 1 और 2। तो अगर हमें ठीक है, अगर हमें अमाइनो एसिड और डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड मिलता है प्रोटीन से, तो प्रोटीन सिंपल होगा। प्रोटीन सिंपल होगा, 1 और 2 देगा। अगर प्रोटीन हमें, ठीक है, तो प्रोटीन क्या होगा? कॉन्जुगेटेड होगा। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या देगा? जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको 1, 2 और 3, अगर तीनों देता है, अमाइनो एसिड भी देता है, डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड भी देता है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी देता है, ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा? कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होगा। तो तीसरी कैटेगरी भी होती है ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं कि ये प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन में कोई चेंज आए, किसी रिएजेंट से रिएक्ट कराएं, या प्रोटीन की कोई भी स्ट्रक्चर की जो स्टेज है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसके बाद जो नया प्रोटीन बने, उसको ड्राइव्ड प्रोटीन कहते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल एक्शन ऑफ एंजाइम्स और रिएजेंट ऑन द एंजाइम। तो प्रोटीन पे कोई एंजाइम एक्ट करे, कोई रिएजेंट एक्ट करे, उसके साथ उसमें थोड़ा सा बदलाव आए और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, तो हमें ड्राइव्ड प्रोटीन मिलेगा। या सिंपल प्रोटीन कॉन्जुगेटेड से मिलके कोई दूसरा प्रोटीन बनाए, उसको हम ड्राइव्ड प्रोटीन कहेंगे। तो प्रोटीन 3 किस्म के होते हैं: सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और ड्राइड प्रोटीन। और क्या होते हैं? ड्राइड प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन्स हैं क्या? प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट ऑफ लिविंग मैटर, विदाउट दैट लाइफ इज नॉट पॉसिबल। कि प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट लिविंग कंपोनेंट्स हैं। अब सेल का जो लिविंग पार्ट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम्स जो हमारे बॉडी की ग्रोथ को, बॉडी की रेगुलेशन को कंट्रोल करती हैं, एनर्जी को मेंटेन करती हैं, ठीक है, वो एंजाइम्स जो हैं वो सारी की सारी प्रोटीन्स की बनी होती हैं, ठीक है। वो सारी एंजाइम्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स की बनी होती हैं। तो अगर प्रोटीन नहीं होगा तो एंजाइम एग्जिस्ट नहीं करेगी, एंजाइम बन नहीं पाएगी। अगर एंजाइम नहीं बन पाएगी तो ना हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म होगी, ना एनाबॉलिज्म होगी, ना कैटाबॉलिज्म होगी, ठीक है। That is why word protein is taken from the Greek word proteos, which means of prime importance.
आर ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस, और हम ऐसे कहते हैं कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैं क्या? प्रोटीन्स कैन बी डिफाइंड एज द हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यील्ड अमीनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स। तो प्रोटीन्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है नाइट्रोजन के। जब इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हमें ये या तो अमीनो एसिड देंगे या डेरिवेटिव अमीनो एसिड देंगे या इनके साथ कोई नॉन प्रोटीनस ग्रुप देंगे, पर अमीनो एसिड हमें जरूर मिलेंगे। ठीक है। द ह्यूमन बॉडी, हमारे इंसानी जिस्म में कम से कम 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ मसल्स। आपको स्किन में ले लेंगे, हेयर में आपको केराटिन मिलेगी, नेल्स में आपको केराटिन मिलेगी, केराटिन जो है प्रोटीन। और नॉन बोनी जो टिश्यूज हैं, जो मस्कुलर पार्ट्स हैं, इनमें आपको जो है प्रोटीन्स मिलेंगे। ऑल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की हेल्प से जिंदा चीजों में बनते हैं। पर 2 प्रोटीन्स ऐसे हैं जिसको अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की की है, फिर भी आज तक हम दो ही प्रोटीन बना सके हैं। वन इज राइबोन्यूक्लियस, अदर इज इंसुलिन। ये 2 ऐसे प्रोटीन हैं जिनको अभी तक हम लेबोरेटरी में बना सके हैं। बाकी जितने भी प्रोटीन हैं वो सब के सब जो है, वो सब के सब क्या होते हैं? वो सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, लेबोरेटरी में नहीं बन सकते। ठीक है बेटा? अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स जो हैं वो अपने प्रोटीन खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपने प्रोटीन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कि प्लांट्स जमीन से उन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमने फर्टिलाइजर दिए थे जमीन में, नाइट्रेट की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल है, फास्फेट की फॉर्म में फास्फोरस अवेलेबल है, सल्फेट की फॉर्म में सल्फर अवेलेबल है। तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट वो लेके प्रोटीन बना देंगे। पर इंसान और जानवर प्रोटीन इनऑर्गेनिक साल्ट से नहीं बना सकते, इसलिए हम प्रोटीन सोर्स के लिए रिलाय करते हैं, डिपेंडेंट हैं। किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे। तो हमारे पास जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो तो या तो वेजिटेबल्स होती हैं या फिर दूसरे एनिमल्स होते हैं, वहां से हम प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, और हमें प्रोटीन की कमी पूरी होती है। तो प्लांट्स मेक देयर प्रोटीन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर सच एज, इनसे बनाते हैं। हाउएवर एनिमल्स नहीं बना सकते। एनिमल्स डू सिंथेसाइज देयर प्रोटीन फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। हम जो खाना खाएंगे, हमने कोई सब्जी खाई यानी हमने कोई प्लांट खाया, हमने मीट खाया, हमने एनिमल खाया, उससे हम क्या लेंगे? प्रोटीन लेंगे। जनरली प्रोटीन कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। बिसाइड दे आल्सो कंटेन कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस आपको केसीन, मिल्क प्रोटीन है, तो मिल्क में मौजूद होगा। आयरन आपका फेरिटन में मौजूद होगा, स्प्लीन में मौजूद होगा। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो है इसमें आयरन होता है। इट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो ये आयरन ऑक्सीडाइज होगा, अंदर ऑक्सीजन इन होगा, फिर ये डीऑक्सीजनेज होगा, यानी आयरन जो है आपका जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। द रिलेटिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन्स डिफरेंशिएट देम फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। अब देखिए, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनसे प्रोटीन्स किस में डिफरेंट है? इनमें प्रोटीन इस वजह से डिफरेंस है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड हैं। इनका मास कम से कम 34, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ तक होता है। तो अब सिंपल मॉलिक्यूल की बात करें वाटर की, तो वाटर का मास कितना? 18। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 44 AMU, जबकि इसका कम से कम मास जो है, ये एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन का मास है 34,000। 34 खाली नहीं है। वाटर का मास 18, यानी ये माइक्रो छोटा सा मॉलिक्यूल है। ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास
34,000 से लेके 5 करोड़ तक होता है। एक मिसाल दिया हुआ है कि एक अल्ब्यूमिन, ये किसका मास है, एक अल्ब्यूमिन का मास 34,000, जबकि जो सीरप अल्ब्यूमिन जो ब्लड में पाई जाती है उसका मास 70,000 डाल्टन होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डाल्टन में एक्सप्रेस करते हैं। डाल्टन इज अनदर वर्ड फॉर एमयू। 1 डाल्टन इज इक्वल टू द 1 एमयू। 1 डाल्टन इज इक्वल टू द 1 एमयू। कोई नई बात नहीं। तो इसको बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, मैंने अभी आपको बताया, बताया कि प्रोटीन्स 3 किस्म के होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स, कौन से प्रोटीन? सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिनकी जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो आपको खाली क्या मिलेंगे? अमाइनो एसिड्स और डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलेंगे, यानी आपको कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास सिंपल प्रोटीन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड या उसके डेरिवेटिव मिलने वाले हैं, ठीक है। पर अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको? अमाइनो एसिड, उसके बाद इसका डेरिवेटिव दे सकता है, उसके बाद आपको ये प्रोस्थेटिक ग्रुप दे सकता है, नॉन प्रोटीनियस ग्रुप, कोफैक्टर वगैरह दे सकता है। नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आपको दे सकता है, नॉन प्रोटीनियस ग्रुप यानी जो अमाइनो एसिड नहीं हो। फिर ड्राइड प्रोटीन क्या होते हैं कि इन्हीं सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन से मिलके या कंपाउंड प्रोटीन में कोई बायोकेमिकल चेंज है उससे बनता है, उसको ड्राइड, नाम से जाहिर है ड्राइड प्रोटीन, यानी ये खुद प्रोटीन नहीं होते, दूसरे प्रोटीन से बनते हैं। सिंपल प्रोटीन क्या होती है? ऑल दोज प्रोटीन्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स। तो ऐसे प्रोटीन्स जो हाइड्रोलाइसिस पे सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड दें तो उनको हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। सिंपल प्रोटीन की एग्जांपल की बात करें तो अल्ब्यूमिन होते हैं, ठीक है, अल्ब्यूमिन होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसको मैं सेव करता हूं। अल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, ग्लूटेलिन होता है, ग्लाइडिन होता है, प्रोलामाइन होता है, अल्ब्यूमिनोइड्स होते हैं। तो ये कुछ सिंपल प्रोटीन हैं। ग्लोबुलिन होता है, ग्लूटेलिन होता है, ग्लाइडिन होता है, अल्ब्यूमिनोइड्स, ये सारे सिंपल प्रोटीन हैं। यानी इन प्रोटीन्स को, अल्ब्यूमिन को, ग्लोबुलिन को, ग्लूटेलिन को, ग्लाइडिन इज आल्सो कॉल्ड प्रोलामाइन, अल्ब्यूमिनोइड्स को, इनको जब भी आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको सिर्फ 2 चीजें मिलने वाली है, अमाइनो एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और उनके क्या मिलेंगे? डेरिवेटिव्स मिलेंगे, आपको और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। तो कंपाउंड प्रोटीन्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो हमने पढ़ा कि ऐसे प्रोटीन जिनको जब हम हाइड्रोलाइज करें तो वो 3 चीजें दें। 3 चीजें कौन सी दें? एक अमाइनो एसिड दें, एक क्या दें? अमाइनो एसिड, डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोस्थेटिक ग्रुप दें। अब ये जो नॉन प्रोटीनियस ग्रुप है, इस बेसिस पे conjugated or compound protein are further classified into what? Into, मान लें कि न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन की जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो आपको एक मिलेगा अमाइनो एसिड, दूसरा मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, तीसरा क्या मिलेगा आपको? इसके साथ मिलेगा आपको न्यूक्लिक एसिड। यानी अगर प्रोटीन का जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है वो डीएनए या आरएनए है तो इसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे, ठीक है बेटा। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन, बेसिक अमाइनो एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है, और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। इसको सेव करते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होने वाला है। मान लें कि आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, तो ये प्रोटीन आपको क्या देगा? ये आपको, इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर प्रोटीन को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, वो हमें अमाइनो एसिड देता है, डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड देता है और कोई कार्बोहाइड्रेट देता है, तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे।
क्रोमोप्रोटीन किसको कहेंगे कि उसका जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा क्रोमोफोर होगा, यानी ये हमें क्या देंगे, ये अमाइनो एसिड देंगे, डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड देंगे, उसके साथ साथ हमें मिलेंगे क्रोमोफोर्स। व्हाट आर क्रोमोफोर्स? कलर इंपार्टिंग ग्रुप्स, कलर इंपार्टिंग ग्रुप्स, यानी जो भी प्रोटीन्स कलर हैं, प्लास्टिड का मिसाल ले लें, क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट है रेड कलर का होता है। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं, लिकोप्लास्ट कलरलेस होता है, तो जो उसमें जो कलर होता है, कलर्ड पार्ट होता है, वो क्रोमोफोर्स की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन रेड होता है आयरन की वजह से। तो ये जो कलर्ड प्रोटीन्स हैं इनको क्रोमोप्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग प्रोटोफायरन होता है, और मेलेनिन प्रोटीन जो है कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स में होता है, वुड्स में, फीदर्स में और स्किन में होता है। तो स्किन का जो गर्मियों में और सर्दियों में जो कलर चेंज होता है तो मेलेनिन की वजह से होता है। चलें इसको भी सेव करते हैं। लिपोप्रोटीन नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा वो लिपिड होगा, और लिपोप्रोटीन्स को मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स कहा जाता है। जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गई और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये जितनी भी मेम्ब्रेन्स है, या क्रोमेटिन नेटवर्क हो गया, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं या एडिपोज टिश्यूज हो गए, ठीक है, तो ये जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स जो हैं लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। तो आपको सेल मेम्ब्रेन का पता होगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वाटसन और क्रिक मॉडल के तहत 45% लिपिड और 55% प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये लिपिड और प्रोटीन के लिपोप्रोटीन से मिलके जो है बनती है, ठीक है बेटा। तो दे आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड एडिपोज टिश्यूज केमिकली कंटेन लेसिथिन, सेफेलिन। अब ये क्या होते हैं? सेफेलिन, लेसिथिन, ये क्या है? ये लिपिड होते हैं। कौन से लिपिड होते हैं? ये फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड होते हैं, कंपाउंड लिपिड होते हैं, यानी इनमें फास्फोरिक एसिड जो है ये फास्फोलिपिड होते हैं। अब ये फास्फोलिपिड जो है, ये फास्फोलिपिड जो है, ठीक है, फास्फोलिपिड जो है वो प्रोटीनियस अमाइनो एसिड के साथ क्या कर गया? जुड़ेगा। तो ये हो गया लिपिड, किससे जुड़ेगा? अमाइनो एसिड प्रोटीन से, तो ये लिपोप्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह से जुड़ेंगे। लिपोविटेलिन इन एग योक, एग योक को अगर आप अभी कभी आपने एग को अगर बॉयल किया है तो ऊपर हार्ड शेल होता है, शेल को जब हम रिमूव करते हैं अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, तो वो जो है इसकी बनी होती है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है ड्राइड प्रोटीन, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी ये नेचुरली अकरिंग प्रोटीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, खुद नेचुरली अकर नहीं करते, ठीक है। हाँ, अगर कोई एंजाइम किसी प्रोटीन पे एक्ट करे, उसमें क्या आ जाए? कोई चेंज आ जाए। एक सेकंड मेरा, हेलो जी जी, नमस्ते, ठीक है। हाँ, अब तो चालायचे, अच्छा, जो ये थी ना, तव्हां फीस पे कंदो, जेकॾहिं हफ़्ते के अंदर वञे थी तव्हांखे मोटाए ॾींदासीं। हाँ हाँ बिल्कुलु, वो सिर्फ़ु तव्हां सां कमेंट में ईअं न, त हाणे सॼी को जनरल आहे, ठीकु आहे, वो सिर्फ़ु तव्हां लाइ हूंदो, ठीकु। फीस 35 जी, ठीक, ओके। तो ड्राई प्रोटीन खुद एग्जिस्ट नहीं करते, एक नॉर्मल प्रोटीन है, उस पर किसी एंजाइम ने एक्ट किया, उसमें माइनर चेंज आई, तो वहां से नया प्रोटीन बनेगा, उसको ड्राई प्रोटीन कहते हैं। सिंपल प्रोटीन दूसरे सिंपल प्रोटीन के साथ मिल गया, ठीक है, तीसरा प्रोटीन बना, उसको ड्राई प्रोटीन कहेंगे। सिंपल प्रोटीन, ठीक है, उसमें माइनर डीनेचरेशन हुई, उसका कुछ प्रोटीनस पार्ट जो डीनेचर हुआ, उससे नया प्रोटीन बना। पूरे दरवाजा खोली बन, तो उसको ड्राइड प्रोटीन कहेंगे। सिंपल प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के साथ मिलकर दूसरा प्रोटीन बना रहा है, उसको ड्राइड प्रोटीन कहेंगे। तो इस तरह से होगा, ठीक है बेटा।
तो प्रोटीज, एंजाइम, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ये जो हैं आपके ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां तक प्रोटीन्स जो है पूरे हो गए। अब बात करते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। बायोकैटलिस्ट। नाउ व्हाट इज द कैटलिस्ट? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को कोई सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बढ़ा रहा है, प्लांट्स में या एनिमल्स में बढ़ा रहा है, तो उसको वहां पे हम कैटलिस्ट की जगह पे बायोकैटलिस्ट कहेंगे। और बायोकैटलिस्ट को क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एंजाइम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वन इज द इन का मतलब है इन, ज़ाइम मीन्स यीस्ट। तो यीस्ट में काफी सारी एंजाइम सीक्रेट होती हैं जो हमने फर्मेंटेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां से एक वर्ड लिया गया था एंजाइम। ठीक है, एंजाइम होती क्या है कि एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी बायोलॉजिकल, बायो मीन्स लाइफ है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सच एज प्लांट्स में, सच एज एनिमल्स में जो रिएक्शंस होंगे उन पे जो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा उनको हम एंजाइम कहेंगे। प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स एंड द कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैटलाइज कर सकते हैं रिएक्शन को। एंजाइम्स आर आइदर प्योर प्रोटीन्स आर कंटेन प्रोटीन्स एज एन एसेंशियल कंपोनेंट। अब एंजाइम जो है या तो प्योर प्रोटीन होगा या प्रोटीन उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट होगा। यानी मेजर प्रोपोर्शन जो होगा एंजाइम का वो प्रोटीन से। ऐसी दो एंजाइम्स हैं जिनमें प्रोटीन नहीं होता, बाकी जितनी भी एंजाइम्स हैं नोन, उन सब में प्रोटीन एज अ एसेंशियल पार्ट होता है। और एंजाइम का जो प्रोटीनियस पार्ट है उसको एपोएंजाइम कहते हैं। एंजाइम का जो प्रोटीनियस पार्ट है उसको एपोएंजाइम कहते हैं। और एंजाइम का जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा। इन एडिशन टू प्रोटीन, एंजाइम में रिक्वायर नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट के एंजाइम जो है प्रोटीनियस पार्ट के साथ साथ कभी कभी वो एक्टिव नहीं हो पाते, सही नमूने काम नहीं करती। मिसाल तौर आप बात करें पेप्सिन एंजाइम या पेप्सिनोजिन है। ठीक है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है। जब तक उसके साथ कोफैक्टर नहीं लगेगा, जब तक वो पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे काम नहीं करेगी। तो वो जो नॉन प्रोटीनियस कोफैक्टर ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, किसके लिए? एंजाइम की एक्टिविटी को कवर करने के लिए। बिल्कुल उस तरह से है जैसे हमने पढ़ा था एक कैटलिस्ट होता है, फिर एक प्रोमोटर होता है। एक कैटलिस्ट होता है, दूसरा प्रोमोटर होता है। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। प्रोमोटर क्या करता है? वो प्रोमोटर कैटलिस्ट के कैटालिटिकल पावर को मैक्सिमाइज करता है, ज्यादा बढ़ाता है। इस वजह से कैटलिस्ट अच्छा काम कर सकता है। तो कोफैक्टर जो है एंजाइम कैटलिस्ट का काम कर रहा है, कोफैक्टर प्रोमोटर का काम कर रहा है, उसकी एक्टिवपन को और ज्यादा बढ़ाएगा। चलें, उसके बाद द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। नॉन प्रोटीन इसको कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर इंक्लूड प्रोस्टेटिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक साल्ट हो सकता है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सच एज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है। ऑल टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मस्कुलर कंट्रैक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे जो हैं एंजाइम्स इनको कैटलाइज करता है। इनकी रफ्तार को एंजाइम जो है वो क्या करता है? बढ़ाता है। इवन जो एंजाइम खुद सिंथेसाइज होता है तो उस पर भी दूसरी एंजाइम एज अ कैटलिस्ट काम करती हैं। यानी जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स उनको क्या करते हैं? एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको करते हैं सेव। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एंड फाइनली रीजनरेट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अब क्या होगा कि भाई कोई भी आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, एंजाइम उसके साथ क्या होगा? चिपक जाएगा।
एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाद में क्या बनेगी प्रोडक्ट, और एंजाइम क्या हो जाएगा डिटेच होके बन जाएगा। ठीक है, तो सब्सट्रेट के साथ एंजाइम जुड़ जाएगा या एंजाइम के साथ सब्सट्रेट जुड़ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा किसी में प्रोडक्ट में और एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात कैटालिटिकल पावर ऑफ एंजाइम इज मच मोर देन ऑर्डिनरी कैटलिस्ट। अगर आप कैटालिटिकल पावर को कंपेयर करते हो तो एंजाइम का जो कैटालिटिकल पावर है एक नॉर्मल कैटलिस्ट से बहुत ज्यादा होता है। मान लें कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है टूटता है H2O2, किस में टूटता है 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन में। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट 18 किलोजूल पर मोल, यानी अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते तो इस रिएक्शन को होने के लिए हमें 18 किलोजूल पर मोल एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा कैटलिस्ट, द वैल्यू ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं तो 18 जो है वो 13 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पर अगर हम कैटालेज एंजाइम यूज करते हैं तो यही 18 से होता हुआ 18 आयरन ने कितना करके दिया 13। ठीक है, 18 को प्लैटिनम ने कितना करके दिया 12। अब 18 को कैटालेज एंजाइम ने कितना करके दिया जस्ट 5। तो आप कैटालिटिकल पावर नोट करें, ऑलमोस्ट एंजाइम का कैटालिटिक पावर मोर देन थ्राइस है, सॉरी मोर देन ट्वाइस है, 2 गुना से ज्यादा एंजाइम का कैटालिटिकल पावर है एज कंपेयर टू द नॉर्मल जो है आपका क्या होगा कैटलिस्ट होगा। तो एंजाइम जो है उसका कैटालिटिकल पावर बहुत ज्यादा होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, पुराना सिस्टम ये था कि एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट के नाम के पीछे एज लगाया जाता था। यानी अगर हमारे पास माल्टोज शुगर है तो उस पे जो एंजाइम काम करेगी उसका नाम माल्टेज होता था। अगर हमारे पास लिपिड सबस्ट्रेट है तो एंजाइम का नाम जो है लाइपेज होता था। अगर हमारे पास प्रोटीन सबस्ट्रेट है तो एंजाइम का नाम प्रोटीएज होता था। ये पुराना सिस्टम था। यहां से कुछ कमी रह जाती थी, इस सिस्टम में कुछ कमी रह जाती थी। मान लें कि प्रोटीन है, अगर उसकी हाइड्रोलाइसिस हुई है तो प्रोटीएज की बात समझ आती है। ठीक है, अगर प्रोटीन में किसी जगह पे ऑक्सीडेशन होती है, अगर प्रोटीन में किसी जगह पे डिहाइड्रोजिनेशन होती है, अगर प्रोटीन में किसी जगह पे जो है क्या कहते हैं कंडेंसेशन होती है, अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो अगर सबका नाम प्रोटीएज लिखेंगे, तो हमें पता कैसे चले कि हुआ क्या है। तो इसलिए इस सिस्टम को चेंज किया गया। तो पहले क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम सफिक्स एज इज एडेड टू द रूट ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जिस पे एंजाइम रिएक्ट कर रही थी, फॉर एग्जांपल सक्रेज फॉर सक्रोज, तो सक्रोज जो है उसके लिए ओज को मिटा के एज लगाया गया, यूरिया के लिए यूरेज लगाया गया, लिपिड के लिए लैपेज लगाया गया। अब सिस्टमेटिक मेथड है। अब हम क्या करते हैं, नए मेथड में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ सबस्ट्रेट एज सफिक्स नेम ऑफ रिएक्शन के पीछे लगाई जाती है, ताकि हमें पता चल सके कि सबस्ट्रेट का नाम भी आ जाता है और टाइप ऑफ रिएक्शन का भी नाम आ जाता है कि भाई ये सबस्ट्रेट इसमें ये हो रहा है। मान लें कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल, ठीक है, तो भैया अब अगर पुराने सिस्टम की बात करें तो एंजाइम का नाम कोई भी हो सकता था। मान लें कि अल्कोहलेज है, पता नहीं क्या हुआ। अब एंजाइम का नाम नए सिस्टम के हिसाब से रखा गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब हमें ये जो सिस्टमेटिक नेम है इससे पता चल रहा है। अब अल्कोहल में पता नहीं ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हुई, ठीक है, डिहाइड्रेशन हुई, क्या हुआ पता नहीं, ठीक है, पर यहां से हमें पता चला अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मतलब अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि आपका जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस हुआ है। तो इसको एक कैटेगरी में रखा गया और उस कैटेगरी का नाम रखा गया
ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। उस कैटेगरी का नाम क्या रखा गया? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम रखा गया। ठीक है, तो इसी तरह से नए सिस्टम में जो एज सफिक्स यूज होती है वो अल्कोहल के साथ नहीं होगी, सबस्ट्रेट के साथ नहीं होगी। सबस्ट्रेट के नाम वैसा का वैसा, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हुआ उसमें एज लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलें इसको भी सेव करते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो अब जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें एंजाइम को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली जो टाइप है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे काम करेगी, यानी जहां पे भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उस रिएक्शन को इस कैटेगरी में कहा जाएगा। तो ये अल्कोहल है। अल्कोहल में क्या हो रहा है? एंजाइम क्या है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यानी हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा। सबस्ट्रेट कौन है? अल्कोहल है। तो हुआ क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है। तो किस कैटेगरी में एंजाइम आएगी? ऑक्सीडो रिडक्टेज में आएगी। ट्रांसफरेज ग्रुप जो है वो क्या हो? ट्रांसफर हो। यहाँ पे देखें एसिटाइल कोएंजाइम कार्निटीन, तो कोएंजाइम निकल गया और कार्निटीन जिन्हें कोएंजाइम को क्या किया? रिप्लेस किया, यानी ग्रुप ट्रांसफर हो गया। एक ग्रुप आया उसने दूसरे को रिप्लेस किया। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जितने भी रिएक्शंस आएंगे वो ट्रांसफरेज एंजाइम में क्या होंगे? कंसीडर होंगे। मान ले आपके पास दूसरी चीज क्या है? तीसरा है हाइड्रोलेस। तो हाइड्रोलाइसिस जो रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, दीज एंजाइम्स कैटालाइज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन सच एज अमाइलोज शुगर है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड है, तो वो किस में कन्वर्ट होगी? ग्लूकोज, मोनो में। मोनोसेक्राइड में क्या थी हमारे पास? पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड हाइड्रोलाइज होकर किस में कन्वर्ट हुआ? मोनोसेक्राइड में। प्रोटीन है हमारे पास, हाइड्रोलाइसिस की हमने प्रोटीएज एंजाइम के साथ, पेप्सिन के साथ, ट्रिप्सिन के साथ, तो हमें क्या मिलेंगे? अमीनो एसिड या डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, कुछ भी मिल सकता है। लाइएज एंजाइम क्या करती है? यानी लाइएज एंजाइम जो है वो एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन पे काम करती है। यानी अगर डबल बॉन्ड है तो 2 ग्रुप ऐड होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 ग्रुप रिमूव होकर क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा उस पे जो क्लासिफिकेशन होगी एंजाइम की वो होगी लाइएज एंजाइम। ठीक है, तो लाइएज एंजाइम क्या करती है कि 2 ग्रुप ऐड हो या 2 ग्रुप क्या रिमूव हो। अब यहाँ पे देखें एसीटो एसीटेट जो आपका सबस्ट्रेट था, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो हमें क्या मिला? एसीटोन मिला। हमें क्या मिला? एसीटोन। और कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहाँ पे ऐड करते हो तो आपका एसीटो एसीटेट बन जाएगा। तो ऐसी एंजाइम जिसमें 2 ग्रुप ऐड हो, किस पे? डबल बॉन्ड पे, या 2 ग्रुप रिमूव हो, डबल बॉन्ड बने, यानी एडिशन हो या एलिमिनेशन हो, तो उस एंजाइम को लाइएज एंजाइम कहा जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आइसोमेरेज एंजाइम क्या होती है? आइसोमेरेज एंजाइम क्या होती है कि आइसोमर बने। ठीक है, अब देखें एल एलेनिन है, एल एलेनिन है, अगर ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी ये लीवो रोटेटिव था, ये क्या होगा? डेक्स्ट्रो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो एंजाइम काम करेगी उसको हम क्या कहेंगे? रेसिमेज, एलेनिन रेसिमेज, यानी आपका जो ये एल शुगर है ये किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी एलेनिन में कन्वर्ट हो गई। या एडीपी ग्लूकोज है, एडीपी गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गई। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फर्क होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में यह फर्क होता है कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो 3rd कार्बन है उसका OH किधर होता है? लेफ्ट पे होता है। ठीक है, बाकी सारे किधर होते हैं? राइट पे होते हैं। ये आपका ग्लूकोज है, CH2OH। ये क्या चीज है? ये ग्लूकोज है। अब गैलेक्टोज में क्या होता? गैलेक्टोज में ये होता है कि ये OH जो है इधर आ जाए तो ये गैलेक्टोज बन जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या है? आइसोमर बनाए। ठीक है, एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बने तो कैटेगरी क्या होगी? आइसोमेरेज एंजाइम होगी। ठीक है बेटा, आइसोमेरेज होगी। इसको सेव करता हूं। आखिरी एंजाइम लाइगेज एंजाइम क्या होता है? लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम क्या होता है कि द एंजाइम दैट कैटलाइज द रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो 2 अगर
दो छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो इस एंजाइम को हम लाइगेज एंजाइम कहेंगे। देखें यहाँ तक एसिटाइल कोएंजाइम, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी, ये आपस में मिले मेलोनाइल कोएंजाइम बना और एडीपी। तो मिलने वाले कितने मॉलिक्यूल हैं? 3, बनने वाले कितने हैं? 2। तो अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन जो होंगे उसको जो एंजाइम काम करेगी उसको हम क्या कहेंगे? लाइगेज एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइगेज एंजाइम कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात करें कि एंजाइम्स की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो पहली बात है कि एंजाइम लूजेस इट्स एक्टिविटी इफ प्लेस्ड इन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, कि अगर एंजाइम्स को ज्यादा देर पानी में रखा गया तो एंजाइम जो है उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। एंजाइम की जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी तो उससे अमीनो एसिड बन जाएंगे। तो सीक्वेंस जो था अमीनो एसिड का, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी प्रोटीन की, वो डैमेज हो जाएगी। तो प्रोटीन जब डीनेचर हो जाएगा, प्रोटीन जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी खो देगा। एनी ट्रीटमेंट विच कोआगुलेट प्रोटीन और अफेक्ट द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वुड डिस्ट्रॉय कैटालिटिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब देखिए प्रोटीन्स अपने फंक्शन में हाईली सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होती है अपने एक्शन में, प्रोटीन हाईली सेंसिटिव होते हैं अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शन में। तो अगर उनकी थोड़ी भी, प्रोटीन की 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोटीन की 4 स्टेजेस होती है स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शियरी, फिर क्वार्टरनरी, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर में कोई एक भी स्ट्रक्चर यानी उसकी ट्विस्टिंग, फोल्डिंग, सीक्वेंस, डाइसल्फाइड लिंकेज या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहीं पे भी थोड़ा बदलाव आ जाए तो पॉसिबल है कि प्रोटीन वो अपना स्पेसिफिक काम छोड़ देगा। अगर वो प्रोटीन एंजाइम है तो एंजाइम वो अपना काम कैटालिटिकल पावर छोड़ देगी, काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल हीट, अल्कोहल, साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स जिसको हम पॉइजन कहते हैं। हम कहते हैं कि लोग जहर खा के मर गया तो वो हैवी मेटल्स के साल्ट होते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिस्ट्रॉय एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में आल्सो बी डिस्ट्रॉयड इफ एक्टिव सेंटर यानी रिएक्टिव जो रीजन है एंजाइम का ऑफ एंजाइम इज कंबाइंड विथ सबस्ट्रेट अदर देन रियल सबस्ट्रेट। अब आपको अगर इनहिबिशन का पता है, आपको अगर इनहिबिशन का पता है तो 2 टाइप की इनहिबिशन होती है, बायो में पढ़ा होगा आपने, एक कॉम्पिटिटिव और दूसरी नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो आपका डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है, जो आपका डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है वो बिल्कुल ओरिजिनल सबस्ट्रेट जैसा दिखता है, उस जैसी उसकी स्ट्रक्चर है, वो जाके एक्टिव साइट पे चिपक जाएगा। जब वो चिपक जाएगा तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलेगी कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट बनाए, तो आपकी एंजाइम क्या हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी जो उसको काम करना था। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे नहीं चिपकेगा, वो साइड में कहीं पे चिपकेगा, पर हाँ उसकी जो ज्योमेट्री है एक्टिव साइट की उसको चेंज कर देगा। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है उसमें उसकी एक्टिव साइट में फिट नहीं हो सकेगा, तो वो इनडायरेक्टली क्या करेगा, एंजाइम को डीएक्टिवेट करेगा या उसकी कैटालिटिकल पावर को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। मान लें कि अगर आपके पास लिपिड है तो लाइपेज एंजाइम काम कर लेगी। अगर आप लिपिड सबस्ट्रेट पे सक्रेज एंजाइम को काम कराएंगे तो सक्रेज एंजाइम डज नॉट वर्क या डू नॉट वर्क विथ व्हाट, वो सक्रेज एंजाइम जो है लिपिड के साथ काम नहीं करेगी। सक्रेज एंजाइम जो है वो सिर्फ सक्रोज शुगर पे काम करेगी। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन, और उनकी स्पेसिसिटी को कौन सा मॉडल है जो ज्यादा हाईलाइट करता है, दैट इज अ की एंड लॉक मॉडल। 2 मॉडल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, एक की एंड लॉक मॉडल है, दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल है। अकॉर्डिंग टू की एंड लॉक मॉडल, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है और वेरी मच सिमिलर टू सबस्ट्रेट होता है और वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, तो इसको की एंड लॉक मैकेनिज्म बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि उसके पास जो वेकेंट प्लेस है एक्टिव प्लेस में, एक्टिव साइट पे, वो सबस्ट्रेट में फिट हो जाती है, इस वजह से एंजाइम काम करता है।
तो दूसरा सबस्ट्रेट आके उसमें फिट नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसकी साइज अप एंड डाउन हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, और आके सबस्ट्रेट जो है उसमें बाद में आके उसको रीएडजस्ट कर सकता है। ज्यादा जो माने जाना वाला मॉडल है वो इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल है। आजकल जिस पे ज्यादा रिलाय किया जाता है वो इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल है, पर एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, वो हमें कौन सा मॉडल बताता है, वो हमें की एनलॉकमेंट। फॉर एग्जांपल लाइपेज एंजाइम ओनली हाइड्रोलाइज लिपिड, वी कैन नॉट इट कैन नॉट अफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कि लाइपेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे काम नहीं करेगी। चलिए भैया इसको सेव करते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखिए, मान लें कि ये एक टेम्परेचर है, ठीक है, अपनी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है भाई? 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल। 39 होता है, 38 होता है, 39 होता है आई थिंक, ठीक है। अब एंजाइम इस टेम्परेचर पे अच्छा काम करेगी। अगर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो एंजाइम जो है, एंजाइम टेम्पररी क्या करेगी? ठीक है, डीएक्टिवेट हो सकती है। यानी अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से, हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे वो अच्छा काम करती है, ठीक है। तो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होता है तो एंजाइम वक्ती तौर पर या तो डीएक्टिवेट हो जाएगी या उसकी इनिबिशन होगी, यानी उसका कैटालिटिकल पावर कम हो जाएगा। पर जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज होके इसके इक्वल हो जाता है तो एंजाइम वापस एक्टिवेट हो जाएगा। पर अगर टेम्परेचर यहां से बढ़ता है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम जो है वो अपना काम करना छोड़ती जाएगी, उसका कैटालिटिकल पावर कम होता जाएगा। एक लिमिट आएगी टेम्परेचर की जिस पे इसका प्रोटीनियस पार्ट अगर कोआगुलेट हो जाता है, कोआगुलेट होने का मतलब इसका जो लिक्विड पार्ट है वो हीटिंग पे सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे अंडा होता है, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, तो जब हम उसे ऑमलेट बनाते हैं तो वो लिक्विड होता है। जब वो गर्म होता है तो नॉर्मली लिक्विड को क्या होना चाहिए? गैस। पर अंडा क्या हो जाता है? लिक्विड से सॉलिड हो जाता है गर्म करने पे। इसको कोआगुलेशन बोलते हैं। और कोआगुलेशन जो है इसमें प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, और प्रोटीन जो डीनेचर होता है और जो कोआगुलेशन होती है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी अगर प्रोटीन डीनेचर हो जाता है एंजाइम का तो एंजाइम परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम हो रहा था तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही थी, पर जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो एंजाइम वापस काम करना शुरू कर देगी। पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, एक लिमिट आएगी, जब तक उसका प्रोटीनियस पार्ट कोआगुलेट नहीं होता, डीनेचर नहीं होता, तो एंजाइम वापस जो है टेम्परेचर नॉर्मल होने पे काम करेगी। वंस एक मर्तबा एंजाइम डीनेचर हो गया, एक मर्तबा अंडा ऑमलेट बन गया, अब ऑमलेट से आप अंडा नहीं बना सकते, तो एंजाइम जो है परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, एंड पीएच, ठीक है। तो पीएच, हर एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करती है जिसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, उसी टेम्परेचर पे काम करेगी। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट। नॉर्मल जो कैटलिस्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। नॉर्मल जो कैटलिस्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता, पर जो एंजाइम होती है उसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। क्यों करता है बताता हूं मैं। तो भैया एंजाइम है, उसके बाद सबस्ट्रेट है, तो पहले क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है।
मान लें आपके पास 100 एंजाइम है, 100 सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, या आपके पास 100 एंजाइम है, ठीक है, 200 सबस्ट्रेट है, तो मैक्सिमम 100 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। अब पूरी एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, तो ये जो 100 मॉलिक्यूल तो यूटिलाइज हो गए इसमें, पर 100 मॉलिक्यूल अभी बचे हुए हैं, तो तब तक इनका रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट पे वैकेंसी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाएगा, दोबारा एंजाइम बनाएगा, तो अब ये जो बकाया मॉलिक्यूल है इस पे ऐड होके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स और प्रोटीन्स। तो हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में 2 ही टॉपिक थी, एक प्रोटीन था, दूसरा एंजाइम था, ठीक है। इसी तरह ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। तो कल आपको 11वां जो चैप्टर लास्ट चैप्टर वो करवाएंगे, उसमें 3 छोटी छोटी टॉपिक रहती हैं। फर्टिलाइज़र रहता है, गिलास रहता है और पेंट। तो कल आपको ये पूरा करवा के आपका कोर्स बिल्कुल 100% पूरा हो जाएगा। कल आपका केमिस्ट्री का कोर्स कल आपका 100% पूरा हो जाएगा। कल 3 टॉपिक हमने प्लास्टिक जो है छठे चैप्टर की पॉलीमराइजेशन में कर लिया था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसॉफ्टिंग प्लास्टिक वगैरह वगैरह जो भी था, ठीक है। तो रहता क्या है उस चैप्टर में, एक फर्टिलाइज़र रहता है, गिलास रहता है और पेंट और वार्निश रहते हैं। तो ये छोटी छोटी 3 टॉपिक हैं, ये इंशाल्लाह कल कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना जाएं खेलें। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें।